हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका वारिस एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ स्वास्थ्य खराब होने की वजह से। और आज मैं आपको कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर जनरेशन पहले मैंने कुछ वीडियो आपके सामने जो है आपको अपलोड किए यूट्यूब पे, तो वहाँ पर आपने देखा कि मैंने कुछ जो है कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ था। और आज मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंप्यूटर जो है जनरेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि कंप्यूटर के पहले जो है कंप्यूटर किस टाइप के हुआ करते थे। और आज यहाँ से आप अपना जो है लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना जो है नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपना थ्योरी का एक जो है बुक बना सकते हैं यहाँ से। और आज मैं विधिवत आपको बताऊंगा स्टार्टिंग, और मैं जनरेशन पढ़ाऊंगा। पहला वीडियो ये है कि इसमें मैं आपको जो है पहले कंप्यूटर जो आया उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो फिर चलते हैं आपको अपने डेस्कटॉप पे, और वहाँ पे मैं आपको जो है समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, हम आ गए हैं अपना डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे आज मैंने जो है कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा सा आपको समझाया हुआ है। तो हिंदी में मैंने ये सब आप लोगों के लिए टाइप कर रखा है कि आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तरीके के होते थे, कैसा आया कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर कैसा हुआ करता था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का आगमन 1950 में हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये हो सकता है थोड़ा सा हिंदी में लिखने में आया, तो यहाँ पर आप जो है 1950 लिख लीजिए। 1950 में हुआ, जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी क्या होती है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर जिनकी स्पीड तो अधिक थी, परंतु कुछ ही घंटे काम करने के बाद गर्म हो जाने के कारण बंद हो जाते थे। तो ठीक है, ये कंप्यूटर जो पहला कंप्यूटर हमारा आया 1950 ईस्वी में, तो ये कंप्यूटर कैसे होते थे, ये गर्म हो जाते थे। ठीक है, हीट हो जाते थे, मतलब थोड़े से समय काम करने के बाद ये बंद हो जाते थे। तो ये पहली पीढ़ी के हमारे कंप्यूटर हुआ करते थे। उसके बाद देखिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और उनको ठंडा करने के लिए एक बहुत बड़े कूलिंग प्लांट की आवश्यकता होती थी। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो बहुत ही बड़े होते थे साइज में। मैंने आपको पहले वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं वहाँ पर मैंने पहले ही बताया हुआ था कि जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत ही बड़े होते थे, जिनको कूल करने के लिए, जिनको ठंडा करने के लिए जो है कूलिंग प्लांट की जरूरत पड़ती थी। और कूलिंग प्लांट जो है बहुत ही महंगे लगते थे उस जमाने में, और 1950 की बात। तो इसके बाद ये जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये इस पीढ़ी के कंप्यूटर केवल 20,000, ठीक है, 20,000 वर्ड ही स्टोर कर पाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20,000 का मतलब क्या है कि 20,000, ठीक है। वर्ण, वर्ण का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे क्या हो गए, वर्ण हो गए। तो ये जो कंप्यूटर थे ये केवल जो है 20,000 वर्ण ही लिख पाते थे। या जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर वर्ण का मतलब कोई गिनती हो सकती है 1 2 3, या फिर आपका जो है हो सकता है ABCD, ABCD। तो कहने का मतलब ये 4 अक्षर हो गए, तो 4 वर्ण हो गए। तो कुल मिलाकर जो है कहिए कि 20,000 जो है कैरेक्टर लिखने का काम कर पाते थे। और वैक्यूम ट्यूब की विफलता के कारण और गर्म होने की समस्या के कारण वे अपेक्षाकृत अविश्वसनीय थे। अविश्वसनीय का मतलब क्या हुआ कि इन पे जो है बहुत ही ज्यादा भरोसा कर पाना मुश्किल था, और कब कितने समय में काम करने के बाद ये बंद हो जाएं। तो ये ऐसे कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है, इन कंप्यूटरों की प्रणाली लागत और कार्य लागत भी बहुत अधिक थी। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर होते थे इनकी जो है लागत, या लागत का मतलब क्या है, इनमें जो खर्च आता था बनाने में, तो वो खर्च जो है बहुत ज़्यादा आता था। उसके बाद देखिए, मैंने आपके लिए इंग्लिश में भी जो है इसको ट्रांसलेट कर रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप समझ लीजिए। यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में समझाया हुआ। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अराइव्ड इन 1950। ठीक है, तो पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो कब आए, हमारे
1950 में, ठीक है। इन विच वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड, ठीक है, जिसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होता था? ठीक है, एक तरीके का एक कंपोनेंट होता था और उस कंपोनेंट का जो है उपयोग होता था। जैसे आपका मदरबोर्ड है, आपने देखा होगा, या फिर आपने घर में कभी देखा होगा, आपका कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाता है तो उसके अंदर जो प्लेट निकलती थी और उस प्लेट के ऊपर जो है छोटे छोटे बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं जिसको हम लोग पुर्जा बोलते हैं, और मार्केट में जो है बोल देते हैं कि कोई पुर्जा खराब हो गया। तो वही जो पुर्जे होते थे, वही पुर्जे जो है उन्हीं में से एक नाम था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अभी आगे आपको बताऊंगा वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से समझ लीजिए, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अराइव्ड इन 1950, ठीक है, 1950 में जो है हमारा कंप्यूटर ये जो है आया और इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है कंप्यूटर्स of this generation whose speed was high but after working for a few hour, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये कंप्यूटर जो है इनकी स्पीड तो हाई होती थी लेकिन होता क्या था कि ये बहुत जल्दी जो है बंद हो जाते थे चलते चलते, इनमें हीटिंग प्रॉब्लम थी। और उसके बाद आगे चलते हैं, दे वर शट डाउन ड्यू टू ओवर हीटिंग कंप्यूटर ऑफ जनरेशन, ठीक है। ओवर हीटिंग का मतलब क्या है कि ये चलते चलते जो है बंद हो जाते थे, मतलब इनमें हीट की प्रॉब्लम थी और हीट होने के बाद ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाते थे। तो ये फर्स्ट जो है जनरेशन के कंप्यूटर थे। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे और है, यूज टू वेरी लार्ज एंड रिक्वायर्ड वेरी लार्ज कूलिंग प्लांट, ठीक है। तो इनको जो है लगाने के लिए जो है, या इनको ठंडा करने के लिए क्या था, एक बहुत बड़े कूलिंग प्लांट की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो ये कूलिंग प्लांट, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होता था आपका एक तरीके से फ्रीजर, जैसे हम लोग फ्रिज का उपयोग करते हैं कोई चीज ठंडा करने के लिए, तो यहाँ पर फ्रीजर का उपयोग होता था। ये जो हमारा जो मतलब कंप्यूटर होता था उसको ठंडा करने के लिए बहुत बहुत बड़े कूलिंग प्लांट की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद इसमें वही लिखा है, कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन कुड स्टोर ओनली 20,000 कैरेक्टर, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि ये केवल 20,000, ठीक है, हिंदी में 20,000 समझ लीजिए अक्षर, ठीक है। ये 20,000 अक्षर ही लिख पाता था, ठीक है, लिख पाता था, ठीक है। जो पहला कंप्यूटर हमारा क्या था, वो केवल 20,000 कैरेक्टर ही लिख पाता था और उसके बाद जो है ओवर हीटिंग की वजह से हो जाता था बंद। उसके बाद देवर रिलायबिलिटी अनरिलायबिलिटी ड्यू टू वैक्यूम ट्यूब फेलियर एंड ओवर हीटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस कंप्यूटर में समस्या क्या थी कि ये कंप्यूटर जो है ओवर हीटिंग मतलब हीट हो जाते थे चलते चलते, कुछ घंटे ही काम कर पाते थे, ठीक है। द सिस्टम कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ दिस कंप्यूटर वर आल्सो वेरी हाई, ठीक है। तो इसको, ये जो कंप्यूटर होते थे ये बहुत ही महंगे तैयार होते थे और इनको बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी और इनको ठंडा करने के लिए, मतलब जब ये चलते चलते गर्म हो जाते थे, कुछ घंटे ही काम कर पाते थे, तो इनको जो है ठंडा करने के लिए कूलिंग प्लांट की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मैंने वैक्यूम ट्यूब समझाया आपको कि आपने पढ़ा होगा कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, लेकिन किसी ने समझाया नहीं होगा कि वैक्यूम ट्यूब होता क्या था। तो एक तरीके का एक कंपोनेंट होता था ये जो आपका वैक्यूम ट्यूब बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता था, देखिए एक कंपोनेंट होता था छोटा सा और ये बीचों बीच में जो पॉइंट दिया हुआ है ये होता था माइनस पॉइंट, ठीक है, ये माइनस पॉइंट है और ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं प्लस, ठीक, ये प्लस पॉइंट, ठीक है, माइनस प्लस। तो होता क्या था कि एक छोटा सा कंपोनेंट होता था और इसका जो है उपयोग किया गया, ये ऊपर की जो सतह आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है ये ग्लास होता था, ये वाला जो है, ये जो है ये ग्लास होता था और उसके बाद जो है ये जो है ये सिल्वर का होता था, ठीक है, सिल्वर। और ये जो है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये वाले पॉइंट, ठीक है, नीचे
ये पॉइंट क्या होते थे, ये आपके मदरबोर्ड पे जो है ये लगाने के लिए थे। ये इसको जो है मतलब सोल्डिंग किया जाता था मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, ठीक है, और इस पे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट जो है यहाँ पर ऐसे जो है लगा दिया जाता था, ठीक है। तो इसको बोलते थे हम वैक्यूम ट्यूब। और वैक्यूम ट्यूब जो है लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर नीचे पे एक जो है हमने आपको फिगर दिया समझाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये भी वैक्यूम ट्यूब, ये भी वैक्यूम ट्यूब, ये भी है, ये भी, ये सारे जो है वैक्यूम ट्यूब है। तो इन वैक्यूम ट्यूब को जो है ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इनका जो है उपयोग किया गया था, ये वाले, ठीक है। मैंने आपको फिगर ये बताया इसलिए है कि आपके समझ में आ जाए। और ये देखिए यहाँ पर भी जो है इस वैक्यूम ट्यूब का जो है इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से इनका जो है उपयोग होता था, जैसे ये लगे हुए हैं, ये इस तरीके से जो है। तो ये हो गया वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बता दिया इसमें पॉइंट। और होता क्या है, एक थोड़ी सी बात समझ लीजिए यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए ये वैक्यूम ट्यूब है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो होता है ये जो है डीसी पे वर्क करता है, ठीक है, मतलब डीसी वोल्टेज, डीसी, ठीक है। ये एसी पे लगाने के लिए नहीं था, ठीक है। एसी पे जो है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एसी वोल्टेज है, जैसे बिजली का वोल्टेज है, अगर कोई बोलता है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ आज कि एसी में, बिजली में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे नहीं होता क्यों नहीं, एक प्लस तार होता है, एक माइनस तार होता है। जैसे आप पोल से लेकर के जो है अपने घर पर जो केबल लाते हैं, जो मतलब आपके घर के दरवाजे में जो खंभे लगे होते हैं, तो दो वायर उसमें लगे होते हैं। एक मतलब एक आपका केबल होता है, उसके अंदर दो वायर होते हैं, पॉजिटिव और एक निगेटिव, इस टाइप का होता था। लाल कलर का और काले कलर का जो है वायर होता है। तो उसमें होता तो है, लेकिन उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे मान लीजिए आप कोई फैन है, या फिर आप जो है कोई एलईडी बल्ब लेके आए हैं, तो आप जब उस एलईडी बल्ब को जो है कभी आप यूज करते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, मतलब आप कभी देखते हैं इसमें प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। या फिर आप फैन लेके आए हैं मार्केट से, तो उस फैन में आप देखते हैं उसका जो वायर है, उसका जो प्लग है, उसमें कभी आपने देखा कि इसमें प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। तो जो बिजली जो है उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, केवल जो है वायर जो खंबे से आता है उसको मतलब न्यूट्रल और फेस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक में जो है विशेष तौर पे पढ़ाएंगे। तो अभी तक इतना ही समझ लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा देखें एग्जाम्पल मैंने, ठीक है, ये आपका पहला कंप्यूटर था। तो पहला कंप्यूटर मैंने आपको बताया, इसको बोलते थे इनिक, ठीक है। तो इनिक का मतलब ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में कभी कभार ये पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिए, ये फुल फॉर्म इसकी है। तो पहली पीढ़ी का एक कंप्यूटर था, इसका नाम था इनिक, और इसको बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो इतने इतने बड़े थे। ये मैंने फिगर आपको क्यों लगा के बताया कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ यहाँ से, ये कलर ले लेता हूँ, ये आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्या था, ये कंप्यूटर है, ठीक है। देखिए ये कंप्यूटर है आपका जो है, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्यूटर है। तो देखिए ये आप दूरी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, देखिए एक रूम के बराबर है नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे तो उनका साइज क्या होता था, वो साइज जो है उनका इतना बड़ा होता था कि मतलब एक रूम के बराबर होते थे। तो ये मैंने आपको समझाया यहाँ पर, आप देख लीजिए कि ये कितना मैकेनिज्म लगा हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉनिक्स जो है कंपोनेंट्स लगे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी इसमें लगे हुए हैं। तो ये हमारा पहला कंप्यूटर था जिसको हम इनिक के नाम से जानते थे। और इस इनिक को आप जो है यहाँ से समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा।
ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा इसी पीढ़ी में जो है कंप्यूटर हमारे जो है, देखिए इसको थोड़ा सा हम और आगे ले जाते हैं और ये देखिए दूसरा वाला हमारा आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, ये इन्हीं के बाद हम लोग थोड़ा और इधर बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो है हम लोग, ये हमारा सेकंड आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे, एडबेक। ठीक है, EDBAC। ठीक है, एडबेक। ये भी हमारा ये फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, या पहला जो है पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें एक कंप्यूटर ये भी था। इसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये एडबेक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और इसको जो है कभी कभी जो है इसका फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये किस टाइप का होता था थोड़ा सा देख लीजिए। देखो मैंने इसका एक फिगर बनाया थोड़ा सा, तो फिगर आप थोड़ा सा समझ लीजिए किस टाइप का होता था ये वाला। ठीक है, देखिए ये यहाँ से ये गया आपका ये वाला। ठीक है, तो कितना बड़ा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है। पहले मैंने बताया वो भी बहुत बड़ा था, और ये वाला भी जो है बहुत बड़ा है। तो ये साइज जो देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। और होते इतने बड़े क्यों थे, क्योंकि इनमें जो कंपोनेंट यूज होते थे तो वो कंपोनेंट ही बहुत बड़े होते थे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि एक आपका अभी आपको मैंने जो है वैक्यूम ट्यूब बताया, तो वैक्यूम ट्यूब का मैंने आपको ऊपर जो फिगर बताया, ये वैक्यूम ट्यूब जो है ये इतना बड़ा होता था, ये वाला वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब जो है ये एक कंपोनेंट होता था, काफी बड़ा होता था ये वाला। ठीक है, तो बड़ा होने के कारण जो है इसकी मान लीजिए एक बोर्ड के अंदर जो है एक कंप्यूटर में जब पहले तैयार होता था, तो मान लीजिए इसमें जो है 100 कंपोनेंट की जरूरत है। और ये जो कंपोनेंट है मान लीजिए 5 इंच की दूरी तय करता है, या 5 इंच की जगह में लगता है, तो 100 लगेंगे तो कितनी जगह मतलब इनको चाहिए होगी। तो इसीलिए ये बड़े हो जाते थे कंपोनेंट। एक जो है ये थोड़ा बड़ा था, तो बड़े के हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा जो है जगह जो है घेरता था ये, तो इसलिए ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते थे। और आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर ये तीसरे नंबर पे इडसेक, इसको जो है इडसेक बोलते थे। तो इसका फुल फॉर्म था, ये आप नोट करते जाइए, यहाँ पर ये एग्जाम में पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो तीसरा एक कंप्यूटर तैयार हुआ, ये आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये देखिए ये कंप्यूटर तैयार हुआ, तो ये थोड़ा सा मतलब पहले की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा हुआ इसका साइज। और इसको जो है ये तीसरा कंप्यूटर जो थोड़ा सा इसमें डेवलपमेंट हुआ, तो थोड़ा सा साइज कम हुआ, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा था। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसको आप नोट कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ से आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये लास्ट वाला। ठीक है, तो पहली पीढ़ी का ये चौथा कंप्यूटर है। अब इसमें क्या हुआ, इसको जो है यूनिबैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका जो है फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछता है। आपका वो लेवल हो या CCC है, इसमें पूछ लेता है, या कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं पूछ सकता है, तो ये आप नोट करके रख लीजिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिबैक का फुल फॉर्म पूरा हो गया, UNI का यूनिवर्सल, और ये बैक। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये UNIV, इसका मतलब यूनिवर्सल हो गया, और AC का मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये पहला पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे मैंने आपको बता दिए, और इसके बाद मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं सेकंड जनरेशन का जो है जो कंप्यूटर थे उसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।